उन आरोपों के बीच में आज एक पत्र, समाचार पत्र में पत्र भी निकला एक इश्तिहार के रूप में। उसमें कई सारे गंभीर धाराओं की जिक्र हुए, बहुत सारी चीजें। जितनी भी धाराएं हैं आचार संहिता के उल्लंघन की धाराएं हैं। हम 12 में चुनाव लड़े, विपक्ष में लड़े, हम 14 में लड़े, विपक्ष में लड़े, हम 17 में लड़े, विपक्ष में लड़े। तो हर चुनाव में एक आध आचार संहिता का मुकदमा यानी 4-5 मुकदमे आचार संहिता के उल्लंघन के। हम तो काम सड़क, बिजली, पानी, इस पर कैसे काम किए और ऐतिहासिक कौन से काम की जरा गिना दीजिए। के संरक्षण में कई आपके साथी ऐसे हैं जो जमीनों पे कब्जा करना, ऐसे बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं। एक और नाम सामने आया अभी जब लोगों से बातचीत करते वक्त, उसमें आशु गुप्ता का नाम, अंशु गुप्ता का नाम सामने आया। देखिए, हम ऐसे बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं। तो उस पर आप एक व्यापारिक विधायक हैं ऐसा कहा जाता है। हम राजनीति में आए हुए 31 वर्ष हो गए। इंच ग्राम समाज की भूमि, सरकारी भूमि, किसी प्रकार का कोई आरोप, कोई बात हो, जांच कराई जाए। हमको पत्र दे, हम तो लोगों से कहते हैं पत्र दे, हम अपनी जांच भी कराने को तैयार हैं। एक अभी हाल ही में फंटेंसी में जो आपका बना हुआ है, उसके आसपास की ग्राम सभाओं पे जमीनें कब्जा करने का आरोप लगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से भी एक जांच कमेटी बनाई गई, इसमें जांच हो रही है, अभी उसमें निर्णय नहीं आया। लगाने वाले लगा। परिहर में बालू खनन का मुद्दा बहुत उठता रहा। जी, मैंने हमेशा जिलाधिकारी महोदय से उसको बंद करने के लिए कहा, इसलिए नहीं कि अवैध हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अवैध हो रहा, कि वैध हो रहा है। आपका संरक्षण नहीं है। मैं किसी प्रकार का गलत काम क्यों करूंगा मेरे भाई? आप ही दीजिए, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। अरे कि आप एप्लीकेशन दीजिए। ये आरोप, पहला सवाल, आप पर आरोप लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी में जिले स्तर पर आपके कहने के अनुसार जिले के अंदर सब कुछ होता रहे, अगर नहीं हुआ तो पार्टी में आपने अपनी अकड़ और हनक भी दिखाई। उदाहरण है, अरुण सिंह चुनाव लड़ रहे थे जिला पंचायत अध्यक्ष, आप उनका पुरजोर से दावेदारी कर रहे थे। जब उनको टिकट नहीं मिली, उस दौरान आप आंतरिक रूप से मन आपका बड़ा खट्टा हुआ था। ऑन रिकॉर्ड सवाल पूछ रहा हूँ, बंद कमरे में बहुत बार बातें हुई हैं, उनमें चर्चाएं होती रही, आप इसका उत्तर क्या देंगे? आपकी पार्टी में कई बार चर्चाएं होती रही कि आपने कहा अगर उनको टिकट नहीं देंगे, वो कर्मठ है, काम करने वाले लोग हैं, उनको देना चाहिए, नहीं देंगे तो मैं पार्टी को इस्तीफा भी दे सकता। आपका आज भी दबदबा है। उन्नाव में आपका नाम लेने के बाद में आदमी ये डरता है कि कहीं मुकदमे ना हो जाए आपका खिलाफत करने पे, और अगर आपका पक्ष ले लिया तो ठीक है। ऐसा होता है क्या? अगर हमारा दबदबा होता, वो किसान आपके साथ तो लीजिए। हाँ। अगर हमारा दबदबा होता तो इतने सारे लोग हमारे ऊपर आरोप लगा पा रहे होते। अगर हमारा दबदबा होता तो जो आप पूछ रहे हो क्या हमसे आप पूछ पा रहे होते? नहीं, वो तो मैंने अनुमति पहले ले ली ताकि मैं ठीक से। अगर हमारा दबदबा होता तो इंटरव्यू हमने करने वालों को भी देखा है कि दबदबा वाले लोगों से किस प्रकार के इंटरव्यू करते हैं। विधायक बनने के बाद बेनामी संपत्तियां, ये जो आरोप है इस तरह की। एक और सवाल लगा कि आपके साथ जो लोग हैं उनमें कई लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, वो आपका प्रचार प्रसार करते हैं, तो आपका बहुत अच्छा हाथ पे रहता है। आप गायों को क्यों कहते हैं? हमेशा ये भावुकता का विषय हो जाता है, आप गौ माता को बीच में लाकर लोगों की भावनाओं को लूटना चाहते हैं। मैंने सबसे पहले कहा था आपसे कि राम के नाम पे वोट मांगे, काम के नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट कहा, राजनीति बिन धन बिन धर्मा और प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। तुलसीदास जी ने ये भी तो लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। निश्चित रूप से कर्म के ही आधार पर तो धर्म की प्राप्ति होती है। तो काम करिए, वोट तो काम ही तो कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। चुनावी मुलाकात में इससे पहले के कई कार्यक्रम आप लोगों ने देखे, बड़ा अच्छा साथ दिया। अब हम पहुंचे उन्नाव सदर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पंकज गुप्ता से बातचीत करने। तीसरी बार मैदान में है, इससे पहले एक बार उपचुनाव, उसके बाद एक चुनाव जीतकर जनता के बीच में स्थापित रहे। अच्छी बात यह है कि इनका दरबार सुबह लगता ही है और जनता इनके पास आती है, सुनते हैं, सॉल्व करने यानी हल करने की, समस्या हल करने का प्रयास भी करते हैं। कई सारी बातें विवादित भी रही इस बीच में। मुझे इंटरव्यू शुरू करने से पहले इन्होंने पूरी आज़ादी दे दी कि मैं सारे सवाल कर सकता हूं। अब सवाल ये है कि इस पूरे इंटरव्यू के दौरान वो सारे सवाल जो अब तक शायद उत्तर नहीं प्राप्त हुए हैं, उनके उत्तर किस प्रकार से प्राप्त हुए। आइए मुलाकात करते हैं पंकज गुप्ता से। सबसे पहले सर आपको नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, इस बार के चुनाव में आरोप बहुत सारे हैं आप पर। उन आरोपों के बीच में आज एक पत्र, समाचार पत्र में पत्र भी निकला एक इश्तिहार के रूप में, क्योंकि वो हर एक प्रत्याशी को करना पड़ता है, वो नियमानुसार है। उसमें कई सारे गंभीर धाराओं की जिक्र हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं।
मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। क्या आप इस पहले तो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे वोट मांगेगी या काम के नाम पे? आप अगर काम के नाम पे वोट मांगेंगे तो कौन से काम हैं आपके? देखिए, आप पहले ही जो बात बोले, पहले उसका तो उत्तर ले लीजिए। नहीं, वो आप जो बोल रहे हैं गंभीर धाराओं में, उसमें धाराएं भी मैं बताऊंगा। हम आप बता दे, आप ना बताओ, हम बता दे रहे हैं। उसमें जितनी भी धाराएं हैं, आचार संहिता के उल्लंघन की धाराएं हैं। हम 12 में चुनाव लड़े, विपक्ष में लड़े, हम 14 में लड़े, विपक्ष में लड़े, हम 17 में लड़े, विपक्ष में लड़े। तो हर चुनाव में एक आध आचार संहिता का मुकदमा, यानी 4-5 मुकदमे आचार संहिता के उल्लंघन के हैं। तो आचार संहिता का उल्लंघन अगर गंभीर धारा है तो मुझे लगता है कि सब पर, लगभग जितने भी राजनीति में लोग हैं, उन पर ये मुकदमे लगा करते हैं। मुझे लगता है कि नियमों एक मुकदमा 2012 का 323, 324 का, जब विपक्ष में हम चुनाव लड़ रहे थे, उस मुकदमे को भी जबरदस्ती लगवाया गया था। ना उसमें चोट थी, ना मारपीट थी, ना गाली गलौज थी। तो ऐसे मामलों को अगर गंभीर धाराओं में आप कहते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है, आप राम के नाम पर वोट मांगेंगे कि काम के नाम पर मांगेंगे? इस बार के मैदान में किस तरह उतरेंगे? अगर काम के नाम पे तो कौन से काम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम के आधार पे ही जनता में स्थापित रहती है। आप प्रतिक्रिया कोई भी कर सकते हैं, विपक्ष कोई भी बात बोल सकता है, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। जब कोरोना काल चल रहा था, जनता त्राही त्राही मची हुई थी जनता में, सारे नेता यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर पे चल रहे थे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर कोई प्रवासी आ रहा था तो पैरों में चप्पल पहनाने का काम, भोजन कराने का काम, राशन देने का काम, ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम, जितने भी काम किए हम लोगों ने। ऑक्सीजन सिलेंडर यहीं नहीं, उन्नाव में नहीं, प्रदेश के अन्य जिलों में भी, हरदोई और रायबरेली के लोग भी हमारे पास से ऑक्सीजन सिलेंडर ले गए। कैंप खोलकर 16,000 लोगों को हम लोगों ने लाभान्वित करने का काम किया। ये इसकी चर्चा तो पूरे जनपद में थी कि आपने सिलेंडर बांटे, ये बहुत अच्छा काम था। मैंने अब धरातलीय काम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं, हम तो काम, सड़क, बिजली, पानी, इस पर कैसे काम किया और ऐतिहासिक कौन से काम किए, जरा गिना दीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि 70 साल की आज़ादी के बाद भी हमारी विधानसभा के लगभग 60% गाँव में तो बिजली के खंभे ही नहीं थे। 60% गाँवों में आज 100% सैचुरेशन है। हर गांव में बिजली का तार, खंबा और कनेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बिजली के क्षेत्र में किया। पेयजल की अगर मैं आपको व्यवस्था बताऊं तो अकेले उन्नाव विधानसभा में 300 करोड़ रुपए की अमृत योजना स्वीकृत कराकर हर घर नल को जोड़ने का काम वर्तमान में चालू है, जो 2022 तक पूरा होना है, यानी अंत में इस वर्ष तक पूरा होना है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी और जूनियर विद्यालय है, वो कायाकल्प योजना के अंतर्गत लगभग 80% विद्यालय हमारे सुदृढ़ हो चुके, जो पहले जर्जर थे। माता पिता तो विद्यालय भेजने से अपने बच्चों को घबराते थे। इसी तरीके से इंटर कॉलेज हमारे सरोसी ब्लॉक में एक भी नहीं था। आज़ादी के 75 सालों तक की कोई सरकारी इंटर कॉलेज नहीं, इसी 5 साल में हमने इंटर कॉलेज अगेरा में दिया। तो हर क्षेत्र में आप सड़क, बिजली, पानी, सड़कों के क्षेत्र में चौड़ीकरण, सड़कों की जितनी इस कार्यकाल में हुई, 3-3 सड़कें चौड़ीकरण एक विकास खंड में, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा काम हुआ। और ये उन्नाव की शुक्लागंज की जो रोड है, उस समय हम ही विधायक थे, हम ही स्वीकृत करा के लाए थे। एक और गंभीर सवाल है कि आपके संरक्षण में कई आपके साथी ऐसे हैं जो जमीनों पे कब्जा करना, ऐसे बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं। एक और नाम सामने आया अभी जब लोगों से बातचीत करते वक्त, उसमें अंशु गुप्ता का नाम सामने देखिए, आया। हम ऐसे बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, तो उस पर मैं आपको आप एक व्यापारिक विधायक हैं ऐसा कहा जाता है। हम राजनीति में आए हुए 31 वर्ष हो गए हैं। 1 इंच ग्राम समाज की भूमि, सरकारी भूमि, किसी प्रकार का कोई आरोप, कोई बात हो, जांच कराई जाए, हमको पत्र दे। हम तो लोगों से कहते हैं पत्र दे, हम अपनी जांच भी कराने को तैयार हैं। 1 इंच भी सरकारी भूमि, हम नगर पालिका के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री ने जांच कमेटी बनाई, भूमि प्रबंधन कमेटी के भी अध्यक्ष थे। हमने संस्थाओं को देकर बड़े बड़े पार्क बनाए, लोग कब्जा कर रहे, तो हम कहाँ से कब्जा करेंगे? हमारे पास ईश्वर की कृपा से जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी हमारे पास इतना था कि हम जनता की सेवा कर सकते। पेट्रोल पंप वगैरह पहले से था। एक अभी हाल ही में फंटेंसी में जो आपका बना हुआ है, उसके आसपास की ग्राम सभाओं पे जमीनें कब्जा करने का आरोप लगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से भी एक जांच कमेटी बनाई गई, इसमें जांच हो रही है। अभी उसमें निर्णय नहीं आया, कोई निर्णय भी हो चुका, जांच भी हो गई और ये भी निकल गया कि हमारे पास किसी प्रकार की कोई ग्राम समाज की भूमि नहीं है। यानी आरोप लगा था गंभीर आरोप। तो आप लोग सब लोग बैठे हुए हैं कि सड़क चलता आदमी, सोशल मीडिया का जमाना चल रहा, कोई किसी पर आरोप लगा दे। आरोप तो मोदी जी पर, योगी जी पर भी लगाने वाले लगा। परिहर में बालू खनन का मुद्दा बहुत उठता रहा जी, क्या कहेंगे इस पर आप? मैंने हमेशा जिलाधिकारी महोदय से उसको बंद करने के लिए कहा, इसलिए नहीं कि अवैध हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि अवैध हो रहा कि वैध हो रहा है, ये सरकार का देखने का, प्रशासन देखा। मैंने कई बार चिट्ठी लिखी, उनका कहना है कि वैध खनन हो रहा, 6 करोड़ रुपया उनका जमा है, उतना भी नहीं निकल पाता। मैंने तो इसलिए उसका भी विरोध किया कि वो धार्मिक स्थल है, कई नहान वहाँ पे होते हैं, पूजा पाठ वहाँ पे होते हैं, तो उसको तो तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। मैं आपके भी माध्यम से प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इस पर सख्त कार्रवाई हो और उसको तत्काल। आपका संरक्षण नहीं है उस पर?
मैं किसी प्रकार का गलत काम क्यों करूंगा मेरे भाई? योगी जी की सरकार है, एक एक काम की निगाह रखी जाती है माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो हम लोग गलत काम करने की सोच भी नहीं सकते, करने की बात छोड़ दी। महरहला चौराहा से पहले की जमीनों पर कब्जे की बहुत खुशबू भाई पूरे चर्चा का विषय बना। आप लोग अपनी बात कर, आप एक एप्लीकेशन तो हमको लाके नहीं दो। आया ना आपका, सुन तो लीजिए। हाँ। आप किसी ने भी कब्जा किया हो, हम ही नहीं, लोग कहते हैं जैसे किसी का आदमी ने कर लिया, तो आप उनके ही खिलाफ वो एप्लीकेशन लेके दो, मैं स्वयं खड़े होकर उसकी पैमाइश करा के जांच कराऊंगा। आप ही दीजिए, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ अरे कि आप एप्लीकेशन दीजिए। ये आरोप है। अगला नहीं, आरोप नहीं, आप एप्लीकेशन दो, हम आपके साथ चल के पैमाइश करा के जांच कराएंगे, यानी आप जो ये कह दोषी होगा उसको जेल भेजने का काम अगला करेंगे। सवाल, आप पर आरोप लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी में जिले स्तर पर आपके कहने के अनुसार जिले के अंदर सब कुछ होता रहे, अगर नहीं हुआ तो पार्टी में आपने अपनी अकड़ और हनक भी दिखाई है, ऐसा आरोप लगा है। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इतनी हाँ, बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है कि कोई एक व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पे नहीं चला सकता। इसका उदाहरण है, अरुण सिंह चुनाव लड़ रहे थे जिला पंचायत अध्यक्ष का, जी, आप उनका पुरजोर से दावेदारी कर रहे थे, जब उनको टिकट नहीं मिली उस दौरान आप आंतरिक रूप से मन आपका बड़ा खट्टा हुआ था। ऑन रिकॉर्ड सवाल पूछ रहा हूँ, बंद कमरे में बहुत बार बातें हुई हैं, उनमें चर्चाएं होती रही, आप इसका उत्तर क्या देंगे? निश्चित रूप से मैं अरुण सिंह जी के साथ था, इसमें कोई दो राय नहीं, और मुझसे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा भी था कि आप अरुण सिंह का नामांकन कराइए, उनको चुनाव लड़ाइए। आपने कहा, आपने किसी से ये कहा था, आपकी पार्टी में कई बार चर्चाएं होती रही कि आपने कहा अगर उनको टिकट नहीं देंगे, वो कर्मठ है, काम करने वाले लोग हैं, उनको देना चाहिए, नहीं देंगे तो मैं पार्टी को इस्तीफा भी दे सकता हूँ। ऐसा मैंने कभी कहीं किसी मंच पे बाहर या सार्वजनिक तौर पे, सुन तो लीजिए, बाहर या अंदर भी नहीं कहा। मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, अगर पार्टी मुझे निर्देश देती कि अरुण सिंह को नहीं लड़ाना है तो मैं किसी कीमत पे अरुण सिंह को नहीं लड़ाता। पार्टी ने ही मुझसे कहा था कि अरुण सिंह का नामांकन कराइए और चुनाव लड़ाइए, इस नाते मैं उनको चुनाव लड़ा रहा हूँ। आपका आज भी दबदबा है, उन्नाव में आपका नाम लेने के बाद में आदमी ये डरता है कि कहीं मुकदमे ना हो जाए आपका खिलाफत करने पे, और अगर आपका पक्ष ले लिया तो ठीक है, ऐसा होता है क्या? भाई अगर हमारा दबदबा होता, आप लोग भली बात ही जानते हो, तो जैसा विपक्ष कहता है अरे बधियार में हमको कोई क्यों मारता, अगर हमारा दबदबा होता, वो किसान आपके साथ सुन तो लीजिए, हाँ। अगर हमारा दबदबा होता तो इतने सारे लोग हमारे ऊपर आरोप लगा पा रहे होते। अगर हमारा दबदबा होता तो जो आप पूछ रहे हो क्या हमसे आप पूछ पा रहे होते? नहीं, वो तो मैंने अनुमति पहले ले ली ताकि मैं ठीक से, अगर हमारा दबदबा होता तो इंटरव्यू हमने करने वालों को भी देखा है कि दबदबा वालों लोगों से किस प्रकार के इंटरव्यू करते हैं। चलिए अगला सवाल मेरा, वैसे तो आपसे तो अच्छा लगा मुलाकात करके, एक और गंभीर सवाल लगा है, सवाल उठते रहते हैं कि विधायक बनने के बाद बेनामी संपत्तियां, ये जो आरोप है इस तरह की, इस पे कितनी हकीकत है कि हमको लगता है कि हम इनकम टैक्स पे ही हैं। हाँ। और ये आरोप है, सुन तो लीजिए, पिछले सालों में भी 2002 में भी हमारे यहाँ इनकम टैक्स की रेट हुई, हर साल हम लोग इनकम टैक्स का रिटर्न भी फाइल करते हैं। तो अगर हमारे ऐसी कोई बेनामी संपत्ति है तो इनकम टैक्स वाले ही घर में नहीं बैठने देंगे। हाँ, व्यापार बड़ा है और आज से नहीं है, 1920 से हमारे यहाँ पेट्रोल पंप के और मिट्टी तेल की एजेंसी के लाइसेंस है, 1920 से। हाँ, यानी जब भारत में आज़ादी भी नहीं थी उस समय से व्यवसायिक परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो संपत्ति होना कोई गुनाह तो है नहीं। हाँ, इनकम टैक्स देता हूँ कि नहीं देता हूँ ये एक अलग का विषय, तो मैं इनकम टैक्स देता हूँ। अच्छा, एक और सवाल लगा कि आपके साथ जो लोग हैं उनमें कई लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, वो आपका प्रचार प्रसार करते हैं, आपका बहुत अच्छा हाथ पे रहता है उनके साथ में। अच्छा, हमको तो होर्डिंग बैनर में भी उनकी तस्वीरें देखी गई हैं, मेरे पास बहुत सारे नाम, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। हाँ। और मैं नाम अगर आप कहेंगे तो। मुझे जो जानकारी मिली है कि जो मेरे सामने लड़ रहे हैं उनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे हैं। अभी तो टिकट नहीं हुआ, लगभग नहीं, जो मुझे जानकारी बसपा का, मुझे जो जानकारी है, हम ये थोड़े कह रहे हुआ कि नहीं हुआ, जो मुझे जानकारी हुई कि उनके ऊपर संगीन धाराओं में सारे लोगों के ऊपर मुकदमे हैं, और हमारे ऊपर तो कोई संगीन धाराओं में ना मुकदमा है ना हमारे लोगों पर। अगर ऐसा कोई है तो आप इंगित करिएगा, हम देखते हैं। एक व्यक्ति है जिस पर भूमाफिया एक तबका लगा, उन्होंने आपके होर्डिंग बैनर, महेश निषाद जी, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि अक्सर उनको बैनर पोस्टर में दिखा गया, लेकिन आरोपों में बड़े लगभग घिरे रहे बहुत सारे, तो इन पर इस तरह के लोग तो आपके साथ है ना, इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं। नहीं, हम बता रहे हैं, मैं महेश निषाद जी का ही बता रहे हैं। महेश निषाद जी मेरे व्यक्तिगत संपर्क में निश्चित रूप से हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के मंडल के उपाध्यक्ष रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभासद भी हैं। वो पार्टी के नेता है, व्यक्तिगत हमारे उनका उतना ही संपर्क है जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं का हमारा होता है। आरोप तो लगे हैं ना? आरोप के बारे में हमको जानकारी नहीं कि उनके ऊपर कौन मुकदमे हैं। हाँ, अगर उनके ऊपर मुकदमे हैं, दोष सिद्ध हो चुका, तो आप बताइए, हम भी उनके साथ नहीं खड़े होंगे। गोलू सिंह चंदेल, शेखर दुबे जैसे लोगों पर बहुत आरोप लगे और आपके बहुत करीबी रहे हैं।
कहीं आपने गोलू चंदेल के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि उसके ऊपर कोई इस प्रकार का आपराधिक मुकदमा नहीं, और शेखर दुबे जी तो हमारे साथ कभी आपको देखते हुए भी नहीं मिले होंगे। कहा जाता है कि बसपा के हैं वे, लेकिन उनका जो साथ है आपका बहुत अच्छा साथ रहता है। मैं जानता हूँ उनको, बड़ी बात है, लेकिन मेरा उनका कभी संपर्क ही नहीं रहता है। वो कहाँ ये सारे आरोप जो हैं इस तरह के, इस पर आप मानते हैं कि निराधार हम लोग 30 साल हो गए लगभग राजनीति में, आरोप प्रत्यारोप, जिले में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हमसे परिचित नहीं होगा, जो हम उनसे परिचित नहीं होंगे। आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगाते, मुझे जो लगता है, मैं तो कहता हूँ कि कहाँ यहाँ कहीं भी आरोप है, आप स्वतंत्र हो, आपके पास लोग आते होंगे तभी ये प्रश्न आपके पास खड़ा हुआ। आप उनसे एक पत्र ले लो बेनामी नाम से। डरते हैं वे लोग बेनामी नाम से, डरने की जरूरत ही नहीं है। हम कह रहे हैं उनके नाम से नहीं, जिस नंबर पे कब्जा हो, जो गुंडे हो, बेनामी नाम से, कोई नाम नीचे ना हो, आप हमारे साथ चलिए, मैं अधिकारियों को लेकर स्वयं जांच कराऊंगा। इससे बड़ी बात अच्छी बात है आपके तरफ से। इससे बड़ी मैं क्या एक और एक अच्छा एक चीज, रात के ठंड में जब आप और हम सोते हैं तो हम लोग अब गाड़ी में जिस चलेंगे उसमें निश्चित रूप से हीटर चलेगा, लेकिन इस रात की ठंड में आवारा पशुओं को टॉर्च लेकर किसान इंतजार करता है कि हमारे खेतों में कोई बैल या कोई आवारा पशु न घुस जाए ताकि वो चर न ले। इस तरह का गंभीर हो, इसमें बड़ी बात ये उन्नाव में ही नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कई ऐसी ट्रेजेडी हो गई, एक्सीडेंट हो गए, ऐसे गंभीर मामले आए हैं सामने। क्या आपको लगता नहीं गंभीर विषय है किसानों को लेकर? देखिए, किसान हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर विषय रहा है, और जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, हम लोगों ने किसानों के लिए किया है, शायद पिछली सरकारों में उतना काम नहीं हुआ। योगी जी की सरकार मात्र 5 साल हुए, मोदी जी की सरकार को मात्र 7 साल हुए, आज़ादी के 70 सालों तक की यही सपा बसपा कांग्रेस। उससे पहले तो आवारा पशु का मुद्दा नहीं हम आपके सामने, हाँ क्यों नहीं था, ये भी प्रश्न बड़ा है, आप बेहतर बता सकते हैं। अगर आवारा पशुओं का, या आवारा मैं नहीं कहूँगा, बेसहारा गायों का, आवारा पशु नहीं, बेसहारा गायों का, आवारा माँ, गाय के अलावा और भी जानवर, आवारा हम लोग हो सकते हैं, कभी माँ आवारा नहीं हो सकती, गाय हमारी माँ है, तो गाय तो बेसहारा होती है। एक विषय हम आपसे कहते रहे, भावुकता का विषय नहीं, ये 70 सालों तक की किसानों के लिए अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज हमारे किसान समृद्धशाली होते, अपने पैरों पर खड़े होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसान सम्मान निधि देके, कर्जा माफी करके, ऐसी बहुत सारी योजनाएं चला के लाभान्वित किया। जहाँ तक कि बेसहारा गायों का विषय है, आप पता कर सकते हो, पूरे प्रदेश में शायद कोई विधायक ये काम नहीं कर रहा होगा। हमने अपनी विधानसभा में अपने मित्रों के सहयोग से एक गौशाला बनवाई है मुंशिया नगर में, और क्षेत्र के लगभग सभी ग्रामों की गायों को वहाँ पर ले जाकर संरक्षित करने का काम, उनकी सेवा करने का काम हमारे मित्रगण कर रहे हैं अपने निजी खर्चों से। और हमारे क्षेत्र में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब गायों की समस्या नहीं रही। आप गायों को क्यों कहते हैं? हमेशा ये भावुकता का विषय हो जाता है, आप गौ माता को बीच में लाकर लोगों की भावनाओं को लूटना चाहते हैं। ऐसा भी कहा था भारतीय जनता पार्टी धार्मिकता और आस्था के नाम पर, अब सत्य है उसमें सांड भी आते हैं, तमाम अलग अलग जानवर आते हैं। गौवंशी हैं, हम तो गौवंशी कह रहे हैं, गायों का मतलब गौवंशी, जो गौवंशी हैं वो सांड भी हैं, बछड़े भी हैं, गाय भी है। आवारा तो आप लोग इन्हीं को कह रहे हो ना, बेसहारा तो यही लोग हैं, कोई भैंस तो बेसहारा है नहीं। अच्छी बात यह है कि आपने मेरे शब्द पकड़ लिया, आवारा और बेसहारा। नहीं। चलिए अगला सवाल मेरा आपसे, इस बार आप, कहा जाता है किसानों के जो बिल आए थे उसके बाद किसान बहुत आहत हुए, आंदोलन हुए देश में। आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाए। आप जानते हैं जब दिल्ली के उस बॉर्डर पर बैठकर जब आंदोलन हो रहा था तो तमाम आत्महत्याएं हुई। उस आत्महत्याओं के बाद में बिल को करीबन 1-1.5 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री जी का संबोधन आता है हमारे, कि हम समझा नहीं पाए ये बिल, इसलिए वापस लेते हैं। क्या आपको लगता नहीं ये दुखद था, इतनी आत्महत्याएं और उसके बाद किसानों का बिल क्या पहले वापस नहीं हो सकता? इसको हम क्या माने, सत्ता लाचार या बेबस थी या नहीं समझा पाई? अब एक प्रयास होता है, जो हमारे सरकार के तंत्र के सबसे बड़े अधिकारी हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उनका प्रयास होता है कि नई व्यवस्था लागू करके किसानों को सहयोग किया जाए। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में जहां हम रहते हैं, यहाँ इस बिल से किसी किसान को कोई आपत्ति नहीं थी। थोड़ी बहुत पश्चिम में सुनाई देती थी, हरियाणा और पंजाब की बात हम लोग सुनते थे, करते थे, लेकिन और कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ, पूरे देश के किसान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनकी सबकी चिंता हमको करनी चाहिए। शायद यही सोचकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हो सकता है कि हमने उनके मतलब की बात की लेकिन उनकी समझ में नहीं आई, तो जब उनकी समझ में नहीं आई तो हमें इसको वापस कर लेना चाहिए, यही सोच कर। और उन्हीं किसानों के अनाज को वितरित करने के बाद आप कहते हैं हम लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, उसी अनाज के माध्यम से राजनीति हो जाती है और उसी अनाज को पैदा करने वाले सरकारें पिछली भी रही, किसानों ने हमेशा अनाज भी उपजाया। खरीद की दृष्टि से मैं कहूँ कि उन्हीं किसानों से जितनी खरीद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुई, इसकी
10वें हिस्से की भी 20वें हिस्से की भी खरीद पिछली सरकारों में नहीं हुई। यानी उनको पूरा मुआवजा दिया गया, पूरा पैसा दिया गया MSP के आधार पे, और वही अनाज जनता को निःशुल्क वितरित भी किया जा रहा है। ये आपके संज्ञान में है। आप बड़ा रैपिड उत्तर देते हैं, लगता है नहीं कि मतलब फटाफट लगता है। हम कोई गलत चलिए, अच्छी बात है, अनुभव है। चल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में मैंने पहले सबसे पहले कहा था आपसे कि राम के नाम पे वोट मांगे, काम के नाम पे। आपने कहा था काम के नाम पर। राम आस्था का केंद्र है या वोट बैंक भी होगा इस बार? देखिए, हम एक बात बता दें, आप सब लोग समझदार हैं। हाँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट कहा है, हाँ। राजनीति बिन धन बिन धर्मा और प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। जिस प्रकार ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए समर्पण के भाव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राजनीति में भी धन और धर्म की आवश्यकता होती है। तो राजनीति अगर धर्म की भी नहीं हो, या धर्म के आधार पर राजनीति हो, या धर्म के लिए राजनीति हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अधर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म की राजनीति होनी चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी विचारधारा, हमारी तमाम विषय आध्यात्मिक, ये अगर आने वाली पीढ़ी तक हम नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा? गोली चलाने वाले पहुंचाएंगे। तो हमारी बात सुनिए, गोली चलाने वाले पहुंचाएंगे, कौन पहुंचाएगा? राम को गोली चलाने? हम उनको नहीं कह रहे, जो गोली जिन्होंने चलाई है, राम को गाली देने वाले पहुंचाएंगे। हमें तो कष्ट होना चाहिए इस बात का कि क्या हुआ हमारे देश में। एक वर्ग विशेष के लिए योजनाएं बनाई जा रही थी, उनकी चर्चा करिए, आप पूछिए उनसे कि किस प्रकार से एक वर्ग विशेष के लिए रात में बिटिया पैदा हो जाए तो 30,000 रुपया, बाकी पूरा देश की जनता के लिए 1 रुपया नहीं चाहिए, किसी बिरादरी का हो, किसी समाज का हो। योजनाएं तो उन्होंने बनाई, हमने तो सारी योजनाओं में सबको लाभ दिया, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो। और राम का मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, पूरे भारत की संस्कृति है राम। अगर उनका मंदिर बनता तो सबको प्रेरणा मिलती। मंदिर बनना ये विषय नहीं है, बनना चाहिए, तो सबको सहयोग करना चाहिए। हर घर में आज मंदिर है। तो फिर हम यही राजनीतिक या चुनावी दौर में उसको आप गाने कर लीजिए, आप चाल आपके मैनिफेस्टो में कर लीजिए, आपके चलने में, आपके उठने में, आपका जो संगीत है उसमें हर जगह राम का जिक्र करना सिर्फ आस्था के। जब एक वोट के लिए ये कहते हो कि अयोध्या में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, एक नहीं 1000 हिंदुओं को हम गोली से मरवा सकते हैं अगर कोई वहां पर राम मंदिर निर्माण करने के लिए आएगा। आप कार सेवकों की बात कर रहे हैं। कार सेवकों के लिए ये कहा गया, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये बातें कही हैं। तो ये धर्म के आधार पर राजनीति करना नहीं हुआ, एक वर्ग विशेष वर्ग को प्रभावित करना नहीं हुआ। यानी राम, हम तो सकारात्मक बात कर रहे हैं कि वो राम हमारे लिए राम हो, बाबा विश्वनाथ हो, हमारे लिए केदारनाथ हो, हमारे लिए मथुरा हो, आपके लिए भी, हमारे लिए, हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, हमारे जीवन का आधार है, हमारी संस्कृति है। अच्छा। अगर हम राम को छोड़ देंगे, कृष्ण को छोड़ देंगे, तो ये सारी चीजें तो अपने आप पीछे छूट जाएंगी। गोस्वामी तुलसीदास ने ये भी तो लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। निश्चित रूप से कर्म के ही आधार पर तो धर्म की प्राप्ति होती है। तो काम करिए, वोट तो काम ही तो कर रहे हैं। ये राम मंदिर निर्माण कराना भी काम है, काम विकास भी करना काम है। देखिए, मैं आपको बता दूं, राजनीति और विकास और धर्म ये नदी के 2 किनारे हैं। अध्यात्म अगर विकास के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, यही तो भारत में हुआ, विकास कम ज़्यादा सबने किया। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस सपा बसपा ने विकास नहीं किया, कि मोदी जी ने ज़्यादा किया, योगी जी ने ज़्यादा किया, पीछे वालों ने कम किया, लेकिन कहीं ना कहीं हम आध्यात्मिक दृष्टि से अपने लोगों को संस्कार देने का काम नहीं कर पाए। आज बच्चे हमारे अगर अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको आध्यात्मिक दृष्टि से तैयार नहीं कर पाए, अपने पैरों पर नहीं खड़ा कर पाए, उनको जानकारी नहीं दे पाए। तो हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि संस्कारों के आधार पर भी अपने देश की नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करें। सिर्फ राजनीति का विषय सड़क बिजली पानी खड़ंजा नहीं है, राजनीति का विषय संस्कार देना भी है। यानी ये माने कि इस बार आप पूरी तरह अभी जो विरोध में है उनके लिए क्या कहेंगे? आखिरी प्रश्न, क्या कहेंगे जनता के लिए, क्या कहें उनके लिए जो इस तरह के आरोपों के बीच में जो मैंने सारे सवाल किए वो सारे बीच में आते रहेंगे, इस पूरे चुनाव में चलता रहेगा, कई सारी चीज़ें आएंगी जाएंगी, उठापटक चलता रहेगा, क्या संदेश है आपका? देखिए, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि अच्छे प्रश्न आपके रहे और मैंने स्वच्छंद होकर सभी विषयों का उत्तर भी दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते रहते हैं। जिनको किसी प्रकार का किंचित मात्र भी शक है किसी विषय को लेकर, हमने अपने जीवन में साफ सुथरी राजनीति करने का प्रयास किया, एक सेवा भाव का मन में लेकर काम करने का प्रयास किया। 24 घंटे 365 दिन अपनी विधानसभा में रहकर अपने लखनऊ के आवास को भी पार्टी कार्यालय को हमने संबद्ध कर दिया, वहाँ एक रात नहीं सोए हैं, जनता की सेवा किया है। ऐसे ऐसे विकास कार्य जो 70 सालों से नहीं वो अपने क्षेत्र में हमने कराए हैं। तो निश्चित रूप से एक सेवा का भाव हमारे जनता के बीच में रहा है। इस आधार पर मैं जनता के बीच में हूँ और जनता से वोट मांगता हूँ। और किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत है, कोई कुंठा है, मैं ये नहीं कहता, हम मनुष्य हूँ, कहीं ना कहीं त्रुटि भी हुई होगी हमसे, आए हमसे बात करें और मैं तैयार हूँ हर प्रकार की व्यवस्था की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये थे पंकज गुप्ता और पंकज गुप्ता ने लगभग उन सारे सवालों के उत्तर दिए जिसके सवाल जनता के बीच में घूम रहे थे किन्हीं गलियों के बीच में। अब बीच में इनका उत्तर आ गया है। इस चुनाव के दौरान इन उत्तरों का क्या असर होगा ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।